अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज एग्जाम में आती है वो है आपकी किस तरीके से। अब आप मैंने आपको ये बता दिया कि लो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी और इंटरेस्ट रेट कम कर दी और इस तरीके से तो काम चल रहा है गवर्नमेंट का। ऐसे नहीं चलता है आरबीआई का। आरबीआई कुछ टूल्स यूज करती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब ये है कि वो नंबर्स से खेलती है, नंबर्स मतलब रेट से खेलती है। मतलब जो भी नंबर से रिलेटेड है वो क्वांटिटेटिव हो गया। जब वो मार्जिन वगैरह से खेलती है, पैसों से वो नहीं करेगी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है कम कर रही है। जब वो मार्जिन से खेलती है उसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव। एक 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 करके सब कुछ पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। और पूरी इंडिया नहीं पूरी दुनिया में ये टूल्स यूज होते हैं, बट हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। सबसे पहला है कैश रिजर्व रेशियो। इसको हम क्या कहते हैं? सीआरआर भी कहते हैं। क्या होता है जब मैं, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको क्या बोला, मैं बैंक कौन सा लूंगी? एसबीआई। इसका मतलब ये नहीं सिर्फ एसबीआई ही है, बहुत सारे बैंक से, बट एग्जाम्पल एसबीआई का लिया जाएगा। मैं गई एसबीआई में, ये मैं हूं, मैं गई एसबीआई में 1,000 रुपए डिपॉजिट किया। बैंक को कहा भैया मेरा 1,000 रुपए मैं लेकर आई हूँ, मेरा डिपॉजिट कर दो। बैंक ने क्या किया, 960 रुपए का तो अपने पास रख दिया और 40 रुपए जो कि था, इसका परसेंटेज 4%, वो आरबीआई को दे दिया। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या है? जब आप कैश को रिजर्व करते हो आरबीआई को, नॉट फुल, ओनली सम परसेंटेज, उसको हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ये क्यों किया जाता है? कल को कभी भी जरूरत पड़ गई, इकोनॉमी हिल गई, जैसे इजराइल हमास गाजा स्ट्रिप्स का वॉर चल रहा है, उस तरीके से अब बैंक का दिवाला निकल जाएगा, तो उस टाइम आरबीआई के पास यही सीआरआर काम आएगा। ठीक है, तो जब आपको क्या याद रखना है, जब बैंक्स बोल रही हैं, जब आरबीआई बोल रहा है बैंक से कि कोई भी एक्स वाई जेड बंदा डिपॉजिट लेके आ रहा है, तो आप उसका कुछ पोर्शन अपने पास रखो, कुछ पोर्शन हमें दे दो, उसको हम कहते हैं सीआरआर। अच्छा, अब यहाँ तो ये पुराना वाला डेटा है। 2023 के अकॉर्डिंग जो हमारा सीआरआर है वो कितना है? 4.5%। ये आप लिख लीजिए, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीआरआर। नेक्स्ट है हमारा, ओके, एसएलआर। एसएलआर क्या होता है? पहले तो आप इसका फुल फॉर्म लिख लो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी और लिक्विड रेशियो, आई थिंक लिक्विड रेशियो है। ठीक है, वहां क्या था, आरबीआई ने बोला भैया हमें दो, कितना परसेंट बताया मैंने आपको? 4.5%। यहां बोल रहा है अपने पास रखो, और अपने पास कैश में नहीं रखना है, आपको स्पेसिफाइड लिक्विड एसेट्स में रखना है, इन फॉर्म ऑफ नॉट ओनली कैश, गोल्ड एंड अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज जो होती हैं उनमें आपको रखना है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे क्या है, गया बैंक में कुछ बैलेंस अपने पास रख लेगा एसबीआई, और इधर भी अपने पास ही रखेगा। एसबीआई खुद ही अपने पास रखेगा, आरबीआई का कोई रोल नहीं। आरबीआई ने बस बोल रखा है अपने पास रखो सेविंग्स के तौर पे, इन फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड एंड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। अब आपने स्पेसिफाइड लिक्विड एसेट्स क्यों? क्योंकि ये हमेशा इमरजेंसी के लिए होते हैं। लिक्विडिटी मतलब व्हाट? लिक्विडिटी मतलब दैट यू हैव द मनी एट योर डिस्पोजल एंड यू कैन गेट इट वेन एवर यू वांट। हम हमेशा ये बोलते हैं कि डू नॉट इन्वेस्ट ऑल योर मनी, पूरा पैसा अपना इन्वेस्ट मत करो, हमेशा अपना कुछ पैसा लिक्विड रखो, कभी भी जरूरत पड़े तो आपके पास आए, क्योंकि उस टाइम अपने इन्वेस्टमेंट, अगर आपकी इमरजेंसी है तो आपके इन्वेस्टमेंट्स आपको जल्दी पैसा वापस नहीं देंगे। T+2 का कुछ टाइम लगता है, T+1 लगता है, वट एवर ट्रांजेक्शन जो डे लगते हैं, इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप पढ़ेंगे, तो जितना भी इनका ट्रांजेक्शन के बाद पैसा मिलता है वो आपको वो भी पूरा नहीं मिलता है, कुछ 20% ये लोग रख भी लेते हैं। तो वही चीज है कि हमेशा अपने पास लिक्विडिटी जरूर रखिए। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, कभी भी पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, हमेशा कुछ अपना पैसा लिक्विडिटी में रखना। क्यों? क्योंकि कभी आपको, अब जैसे इमरजेंसी, तो ये कंट्री की इमरजेंसी है, जैसे वॉर आ गया तो वॉर में ये एसएलआर यूज होगा। ठीक है, आप अपने पर्सनल देखो, वही जब आप बीमार हो गए, आप कहीं किसी का इमरजेंसी में जाना है, तो वो पैसा काम आता है। तो ये पैसा इमरजेंसी के लिए आरबीआई बोलती है कि अपने पास रखो। तो इस तरीके से वो मनी सप्लाई को रेगुलेट कर रही है। अब आप 2023 के अकॉर्डिंग देख लो। 2023 के अकॉर्डिंग जो एसएलआर है वो कितना है? 18%। ये आप
लिख लो, ये भी एग्जाम में आएगा। अच्छा, इसमें क्या है, अपनी नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का आपको 18% रखना है। नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज क्या हो गई, डिमांड पे जो आपको मिले, और टाइम कौन सी हो गई, जैसे कि मैंने अभी बताया था एफडीज जो होती हैं 1 साल बाद मिल रही है, 2 साल बाद मिल रही है, 10 साल बाद मिल रही है, वो आप अपना बढ़ावाते भी जा सकते हो उसको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एसएलआर, वेरी इजी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है, ये यहाँ लिख लेते हैं, ये है एक एसबीआई का बैंक है, ये कैनरा बैंक है, ये पीएनबी है, इसको बना लेते हैं हम बंधन, बंधन बैंक। ये 4 बैंक हैं, बहुत सारे बैंक हैं, बट हम एग्जाम्पल में क्या लेंगे, 1 2 3 4 बैंक। अब ये बैंक क्या कर रहे हैं, ये सेंट्रल बैंक जो है ना आरबीआई से, उससे बोरो करते हैं। यहाँ आप देखो, यहाँ लिखा हुआ है द सेंट्रल बैंक सेट्स द बैंक रेट व्हेन लेंडिंग मनी टू कमर्शियल बैंक्स। जितने भी कमर्शियल बैंक्स क्या करेंगे, बोलेंगे आरबीआई से भाई पैसा दे दो हमें, हमारे पास कमी है, हमें पैसा दो, हमें पैसा दो, आरबीआई से मांग रहे हो आप, तो उसको कहते हैं हम बैंक रेट। 2023 के अकॉर्डिंग जो बैंक रेट है वो है आपकी पूरा डेटा लिखा हुआ है 6.15%। आप प्लीज इसे वेरीफाई भी कर लीजिएगा, क्या पता एक थोड़ा बहुत डिफरेंस भी हो। मैंने बिल्कुल सही ऑथेंटिक सोर्सेज से निकाला है, 6.15% है। चेंज होता रहता है, अगर आप कोई भी 2024 का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें आप रिवाइज जरूर देखना, सेम मत लेके जाना, ठीक है। या अगर आप मेरी वीडियो 2025 में भी देखोगे तो आप ना हमेशा रिवाइज लेके जाना। अब इसको पढ़ते हैं, द सेंट्रल बैंक सेट्स द बैंक रेट व्हेन लेंडिंग मनी टू कमर्शियल बैंक्स। ये हमने पहले ही पढ़ लिया कि जो आरबीआई है वो इन चारों बैंक को क्या करेगी, जब लेंड करेगी, पैसा देगी, तो एक 6.15% का बैंक रेट लगाएगी, भैया बैंक रेट दो पहले। अब ये काम कैसे करती है इकोनॉमी में, जब उसको ऐसा लगता है कि हमें अपनी लिक्विडिटी मतलब पैसा का कैश फ्लो को बढ़ाना है, कैश फ्लो को, आरबीआई को लग रहा है हमें कैश फ्लो को बढ़ाना है, ताकि जो ये सारे बैंक्स हैं, फॉर एग्जांपल एसबीआई, ज्यादा से ज्यादा लोन्स प्रोवाइड करें, तो हम क्या करेंगे, वो बैंक रेट क्या करोगे आप, कमी तो करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 1,000 रुपए में अभी कब क्या प्राइस है, 1.65%, कितना हो गया, 61.5। तो ये 61.5 का इंटरेस्ट दे रही है अपने 1,000 रुपए के में आरबीआई, फॉर एग्जाम्पल एसबीआई आरबीआई को 61.5 देगी। ठीक है, अगर वो 1,000 रुपए बोरो कर रही है तो 61.5 पहले आरबीआई को उसको बैंक रेट देना पड़ेगा। आरबीआई को लग रहा है कि नहीं यार, हमें तो ये चाहिए कि ये एसबीआई लोगों को दे, हमारी जनता को ज्यादा पैसे दे, लोन दे, तो वो क्या करेगी, इसको कम कर देगी, फॉर एग्जाम्पल 5% कर दिया। तो अब 1,000 रुपए जब एसबीआई आरबीआई से बोरो करेगा तो 5% उस पर देगा, मतलब सिर्फ 50 रुपए। तो आप यहाँ देखो 11.5 रुपीज उसके बच गए। तो वो ये तो एक छोटा अमाउंट है, करोड़ों में 11,100 करोड़ रुपए अगर बच गए तो उसका मतलब है कि इतना ज्यादा लोन प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन जब उसको लगता है कि नहीं, हम चाहते हैं कि कम लैंड करे, तो 6.5 से, फॉर एग्जाम्पल अगर उसने 7% कर दिया, तो उस टाइम 70 रुपए, 70 जो रुपीज है वो उसको इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि उसे करना है क्रेडिट को कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरीके से आरबीआई अपना गेम खेलता है, बहुत जरूरी गेम खेलना, अदरवाइज आप जो स्टेबिलिटी देखते हो वो इकोनॉमी में नहीं होगी। और इंडिया तो बहुत बड़ी इकोनॉमी, इमर्जिंग इकोनॉमी। अच्छा, नेक्स्ट इसमें आता है बहुत इजी, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे हमने उसमें पढ़ा बैंक रेट में, बैंक रेट में क्या था कि सेंट्रल बैंक जो है आरबीआई, वो किसको लैंड कर रहा है, पैसा किसको दे रहा है, एसबीआई को, तो वो हो गया बैंक रेट। लेकिन यहाँ पे भी वो आरबीआई, रेपो रेट में भी आरबीआई किसको लैंड करता है, कमर्शियल बैंक को ही करता है, बैंकों को ही देता है, जैसे कि एसबीआई, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए। तो बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि बैंक रेट और रेपो रेट सेम है, बैंक रेट और रेपो रेट बिल्कुल सेम है। सिर्फ फर्क ये है कि जो रेपो रेट होता है वो होता है शॉर्ट टर्म के लिए, बैंक रेट होता है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो ये हो गई। लेकिन जहां सेंट्रल बैंक बोल रहा है भैया एसबीआई से हमें पैसा दे दो, तो वो होता है रिवर्स रेपो रेट। तो ये क्या हो गई आपकी एसबीआई, ये हो गई आरबीआई। जब आरबीआई एसबीआई को दे रहा है तो उसे कहते हैं रेपो रेट, जब
एसबीआई आरबीआई को पैसे दे रहा है, वो होता है रिवर्स रेपो रेट। तो ऐसा थोड़ी ना कि आरबीआई के पास पैसा हो। आरबीआई ने भी तो बोला था कि एसएलआर में अपने पास पैसे रखो, तो जब वो जरूरत आ जाती है तो उस तरीके से वो आरबीआई पैसे लेता है कि लाओ हमें पैसे दो, हमें जरूरत है, और मना भी नहीं कर सकते। तो अब यहाँ तो आप रेट लिख लो, ये कितना है अकॉर्डिंग 2023, 5.90 और 3.35। मैं ऐसे याद रखती थी कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। मैं ये सोचती थी जब मैं पढ़ती थी कि आरबीआई जब खुद लैंड कर रहा है, पैसे दे रहा है, तो खुद ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, और जब कमर्शियल बैंक से खुद खरीद मतलब पैसा ले रहा है तो कम इंटरेस्ट दे रहा है। तो ये इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आई थिंक मार्जिन स्टैंडिंग रिक्वायरमेंट, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये एक होता है कभी कभी एकदम से इमरजेंसी आ जाती है बैंक के पास, और बैंक के पास पैसा नहीं होता, तो आरबीआई से कहता है हमें पैसे की जरूरत है। तो वो आरबीआई क्या करता है कि वो एक इमरजेंसी विंडो खोलता है, जिसे नाइट मिडनाइट विंडो विंडो भी कहते हैं, और उस टाइम वो आरबीआई कमर्शियल बैंक को, कोई भी बैंक हो सकता है, उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकता है। ये तब किया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल इमरजेंसी के केस में। सबसे पहले तो चीज है इमरजेंसी में, बहुत ज्यादा इमरजेंसी है कि सेकंड, जब बैंक्स एक दूसरे से नहीं ले सकते, उनकी भी लिक्विडिटी ड्राई होगी, उनके पास भी पैसे नहीं है। ये याद कर सकते हो, आप लिख सकते हो 2011 और 2012 में ये चीज आई थी। तो ये क्या, यहाँ क्या खेल हो रहा है, यहाँ खेल हो रहा है किसका, यहाँ रेटों से खेल हो रहा है, पैसों का खेल हो रहा है, रेट को बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं। लेकिन जहां नहीं करते उसको हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड में क्या होता है, सबसे पहली चीज कि हमारे जो बैंकिंग रिफॉर्म्स आए थे 1990s में, उसमें ये बोला गया था कि जो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स, हमें बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, हमारा लार्ज सेक्टर होता है, हमारा एमएसएमई सेक्टर होता है। एमएसएमई क्या होते हैं, एमएसएमई एंटरप्राइजेस वो होते हैं जो कि मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो होते हैं। फिर हमारे पास टाइनी और कॉटेज भी होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना लिज्जत पापड़ वगैरह की, वो फीमेल अपना खाने वाने का बनाते हैं, गाँव के लोग अपना कोई बिजनेस करते हैं छोटा सा, लेकिन वो बहुत प्रॉफिटेबल होता है, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए क्रेडिट दे रखा है, क्रेडिट, और वो सेक्टर वाइज डिवाइड कर रखा है कि इनको इतना मिलना है, इससे कम नहीं मिलना है, किसी जरूरी नहीं कि आप बड़े बड़े लोगों को दे दो और बेचारे टाइनी कॉटेज वाले गांव के लोग रह जाएं। तो क्या करता है, जब उसको ये लगता है कि क्रेडिट उसको उसने अपनी मैक्सिमम सीलिंग लगा रखी है आरबीआई ने कि बैंक्स को बोल रखा है कि ज्यादा ना देना है ना इससे कम देना। तो जब उसको लगता है कि इकोनॉमी हमारी थोड़ी सही नहीं चल रही है, तो वो उस क्रेडिट राशनिंग को कम कर देता है, सीलिंग को वो कर देता है, मतलब ज्यादा प्रोवाइड नहीं करता लोन। और अगर उसको ये लगता है कि नहीं हमें हमारी इकोनॉमी अच्छी चल रही है, तो वो उस क्रेडिट को ज्यादा से ज्यादा कम, उसकी सीलिंग कम नहीं करता बट मैक्सिमम प्रोवाइड करता है, और वो ये भी इंश्योर करता है कि हर सेक्टर को क्रेडिट मिल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ सेक्टर ग्रोइंग होते हैं बट उसको नहीं मिल पाता है, तो वो भी ऐसा केस नहीं होता है। नेक्स्ट है चेंजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या होता है कि जब भी आप कभी भी बैंक में जाते हो और आपको आप लोन के लिए कहते हो कि भैया हमें 10 करोड़ का लोन दे दो, तो बैंक कभी 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 पूरा आपको 10 करोड़ का लोन नहीं देता, वो ये कहता है कि आप कुछ मार्जिन दो हमें। तो जब उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा जो मार्जिन वो कभी हाई भी कर सकता है, उसको लो भी कर सकता है, कभी वो कह सकता है कि 10% मार्जिन दो इस पे, कभी कह सकता है वो 5% मार्जिन दो, कभी कह सकता है कि 1% मार्जिन दो। तो वो मार्जिन के साथ खेलता है। वो ये सोचता है कि जब इफ द मार्जिन इज हाई देन टेक ऑफ द लोन इज लो। अब वो ये सोचता है कि हमें पास, बैंक चाहता है कि हमारे पास पैसा रहे, तो वो मार्जिन ज्यादा लगाएगा। तो अभी मैं सोच रही हूँ इस महीने कि मैं लोन ले लूँ 10 करोड़ का, तो वो मुझे मार्जिन 10% मिल रहा है, और मुझे पता है कि नेक्स्ट मंथ ही 5% हो जाएगा, तो इस महीने में नहीं लूंगी, नेक्स्ट महीने ले सकती हूँ, उसके बाद ले सकती हूँ। तो जब बैंकों को, आरबीआई को ये लगता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे की जरूरत है बैंकों को, तो वो मार्जिन हाई कर देते हैं जिससे कि लोग लोन ना लें। फिर वो कंज्यूमर क्रेडिट भी को भी मतलब रेगुलेट कर सकता है। जैसे कंज्यूमर क्रेडिट क्या होता है, जो कंज्यूमर्स लोन लेते हैं गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए, जो बल्क में लेते हैं, तो उनको भी लोन चाहिए होता है, तो वो बैंक में जाते हैं, तो बैंक को ये लगता है कि भैया हमें पैसे की ज्यादा जरूरत है, हम अभी ज्यादा नहीं दे सकते, तो उसमें क्रेडिट कंज्यूमर क्रेडिट को कम कर देता है। अगर उसको लगता है कि हाँ हमारे पास खूब पैसा है, इकोनॉमी भी अच्छी चल रही है, तो वो प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, फिर मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन क्या होता है, मॉरल सुएशन कुछ भी नहीं है, परसुएट करना बैंक्स को कि भाई कि तुम्हें
अपनी इकोनॉमी, आरबीआई सारे बैंक से बोलता है कि तुम्हें अपनी इकोनॉमी के बारे में सोचना है, तुम भी यहाँ के निवासी हो, तुम भी यहाँ के सिटीजन हो, तुम अपने बैंक्स चला रहे हो, तो अपने इकोनॉमी के इंटरेस्ट के बारे में सोचो। तो ये बोलता है कि आप अपने जो भी आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस मॉनेटरी पॉलिसी के तहत आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट करता है उसको आप फॉलो करें और उसी तरीके से चलें ताकि हमारी इकोनॉमी ग्रो करे। तो ये थे आपके 4 क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव के क्वेश्चंस कम आते हैं बट आपको हर चीज पता होनी चाहिए, और क्वांटिटेटिव अच्छे से पढ़िए। फिजिकल पॉलिसी वीडियो बहुत बड़ी हो गई, फिजिकल पॉलिसी भी अच्छा खासा लंबा टॉपिक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।